डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल सीरीज का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 2019 अनसॉल्व पेपर के सेट नंबर 6 से संबंधित प्रश्नों के बारे में। आज आप मेरी स्लाइड में देख रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे केवल और केवल यहाँ पे 4 स्लाइड। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, केवल आपको स्लाइड में 4 पेपर दिख रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मास्टरवा पगला गई बा का, या 4 सवाल बताई, लागत बाद 10 मिनट पढ़ाई मास्टरवा हैं। तो ध्यान दीजिए आप, ये देखने में 4 हैं लेकिन है 40 के बराबर। तो चलिए दिल थाम के बैठ जाइए और आपकी स्क्रीन पर आने वाला है पहला और तगड़ा और दंदनाता हुआ सवाल, जिसे आप देखते ही कहेंगे मैं कर तो लूँगा, लेकिन जब करने बैठेंगे ना तो पसीने छूट जाएंगे। तो चलिए, जो आज मन से पढ़ेगा वही इस सवाल को कर पाएगा, और अगर नहीं पढ़ेगा तो वो घूमता रह जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आज का पहला सवाल देखिए, लिखा हुआ है गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। कितना किया जाता है? आधा किया जाता है। और पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। है ना एकदम आसान सवाल। किसको किसको आसान लग रहा है जी? जरा हाथ उठाइए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हाथ उठाइए, बताइए ये रिएक्शन किसको किसको आसान लग रहा है। क्या आपको आसान लग रहा है? बोलिए आप, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताइए, आसान लगा आपको? नहीं लगा होगा। कैसे? देखिए जरा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, एक तो वेग दिया है और दूसरे अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। तो सीधा सा आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपका लगने वाला है वेग नियम। क्या लगने वाला है? वेग नियम। देखिएगा ये सवाल आपका बहुत टाइम खाएगा, और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, समझिए, क्लास छोड़कर भागिए मत। ये जैसे आप लोगों ने बना लिया है कि मैं जब हाजिरी लेता हूँ सभी यस सर यस सर, मैंने पीछे मुड़कर लिखना शुरू किया, पीछे देखने पर पता चला सारे नो सर हो गए। तो थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए और बकवास की बातों पर ध्यान मत दीजिए। चलिए तो आइए देखा जाए। बकवास यूट्यूब शॉर्ट्स पर मत जाइए, मुझे मालूम है आपका हाथ उधर जाने वाला है। नहीं, उससे हाथ हटाइए, इस पर नज़र टिकाइए। जब आप इसको समझेंगे ना तब ये आपको समझेगा। ये केमिस्ट्री है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इसके साथ अभिक्रिया नहीं की ना तो ये आपके साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा, याद रख लीजिएगा। तो आप इसके साथ अभिक्रिया करिए, तब जाके आप इसके साथ मेल जोल बढ़ा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसा नहीं मैं सवाल को रट के आपको बता दूंगा, केवल मैं सवाल को बताऊंगा कि आपको लगाना कैसे है। आप इस बात को पकड़िएगा। यहाँ पे आपसे वेग पूछा है और कोटि है, इसका मतलब यहाँ पे वेग नियम लगने वाला है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग और कोटि में जो संबंध है वो वेग नियम ही हमें बताता है। ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा वेग R बराबर फॉर्मूला होता है K इंटू अभिकारक। ध्यान दीजिएगा, अभिकारक, इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट भी बोलते हैं, रिएक्टेंट, और उसकी पावर कितना होता है? n होता है। जहां इस n को आप कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। देखिए वेग और कोटि में रिलेशन मिला कि नहीं मिला? ध्यान दीजिएगा। लेकिन कहेंगे गुरुदेव इसमें आयतन वेतन की बात कहाँ से कर लिया है? हम तो आज तक इसमें कहीं आयतन पढ़े ही नहीं थे। तो चलिए मैं बताता हूं आपको इसने आयतन कैसे बोला। आप जरा चले जाइए विद्युत रसायन चैप्टर में, और जहां मैंने आपको नष्ट समीकरण का सवाल लगवाया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सवाल जो आपके तीसरे चैप्टर से मेलजोल खाता है, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। याद रखिएगा, रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें कहा गया आपका, जब आप नष्ट समीकरण में जाके देखे होंगे, नष्ट समीकरण में, तो वहां पे एक कैथोड या एनोड बनाया गया होगा जो कि हाइड्रोजन का रहा होगा, हाइड्रोजन, और उसके ब्रैकेट में लिखा रहा होगा 1 बार। तो मैंने आपको वहीं पे बताया हुआ था, और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो अब सुन के समझ लें इस बात को, कि अगर आप कोई भी गैस लेते हो, क्या लेते हो? गैस, तो जो उसका सांद्रता है, जो गैस की सांद्रता है, ये जो बड़ा कोष्ठक लगा है ना बच्चा, ये सांद्रता को ही बता रहा है। नए वाले बच्चे समझ लें, बाकी पुराने वाले तो घोल के पिए हुए हैं इस बात को। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो बड़ा कोष्ठक लगा है सांद्रता को बता रहा है, और चूंकि आपने गैसीय अभिक्रिया ली हुई है, इसका मतलब जो आपका अभिकारक है वो गैस रहा होगा ना। ध्यान दीजिएगा।
और किसी गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक की जो सांद्रता होती है ना वो उसके दाब के बराबर होती है। किसके बराबर होती है जी? दाब P के बराबर होती है। इसका मतलब अगर मैं इस अभिकारक में उसका दाब P लिख दूं तो कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो कहेंगे गुरुदेव दाब भी तो नहीं दिया है, इसमें तो आयतनवा दिया है। आयतनवा कौन दिया है? आयतनवा। तो मैं कहूँगा जरा पिछवा दिमाग लगाओ। पढ़े नहीं हो क्या? आदर्श गैस समीकरण क्या पढ़े हो? पीवी बराबर एनआरटी। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर आपने पढ़ा हुआ है एनआरटी। वो जो आपका पीवी बराबर एनआरटी था वो कैसे बना था? बायल के नियम, चार्ल्स के नियम, गै-लुसाक के नियम, अवोगाद्रो के नियम को मिलाकर बना हुआ था। ध्यान दीजिएगा। तो आप उसमें जाइए, बायल का नियम फोकस करिए ना। बायल का नियम क्या कहता है? बायल का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर ध्यान दीजिएगा, किसी गैस का जो दाब P होता है वो करे आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब P अनुक्रमानुपाती 1/V। तो P बराबर लगाएंगे, तुरंत K लगता है और आता है 1/V। तो PV बराबर क्या आ जाता है जी? नियतांक आ जाता है K। तो यही तो है बायल का नियम। और जब बायल के नियम को हम लोग फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में लगाते हैं तो फर्स्ट कंडीशन का हिस्सा मिलता है P1 V1 और सेकंड कंडीशन का मिलता है P2 V2। ध्यान दीजिएगा। तो कहेंगे गुरुदेव क्या पगलवा रहे हो, इसमें P1 V1 और P2 V2 कहाँ दिया है? तो मैंने कहा जरा सुनो, ध्यान से देखो और दिमाग लगाओ और खोपड़ी चलाओ। देखो जरा हियाँ थोड़ा सा इसको गायब करें, नहीं तो कहोगे इसी में पंचमेल खिचड़ी की तरह बना दिए हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हैं? तो देखिए जरा दिमाग लगाइए, खोपड़ी चलाइए, क्या होगा इस सवाल का। देखिए निपटिए जरा इससे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मैं बात कर रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेग आधा किया जाता है और पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। मतलब एक बात समझिए, पात्र के आयतन को आपने 2 गुना किया, अर्थात इसका पहले कुछ आयतन रहा होगा कि नहीं रहा होगा, और उसका पहले कुछ दाब रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बताइए जरा, बताइए बताइए बताइए। रहा होगा ना? ध्यान दीजिएगा। तो क्या रहा होगा? उसका दाब भी रहा होगा, उसका आयतन भी रहा होगा। आपने आयतन को तो 2 गुना कर दिया, अब वही दाब तो बताना है कितना होगा। तो आ जाइए फटाफट आइए। चलिए मैं पहले बात करता हूँ पहली परिस्थिति। पहले हम लोग बायल के नियमों झोंक लेते हैं। पहली परिस्थिति और ये दूसरी परिस्थिति, ठीक है? तो जो पहली परिस्थिति है उसमें आपका दाब P1 है। तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया P। क्या मान लिया जी? P। ध्यान दीजिएगा पहली परिस्थिति का है ये। उसके बाद आयतन, तो आयतन जो V1 था इसको भी मैंने मान लिया V, कोई गलती नहीं हुई। तो दूसरी परिस्थिति में आप देखेंगे, कहेंगे आप पहली परिस्थिति दी कहाँ गई थी? तो मैंने कहा ना जब आप परिवर्तन करेंगे तो पहले आपके पास कुछ रहा होगा तभी तो परिवर्तन करेंगे आप। तो आपने उसको मान लिया है कि एक का P है और एक का क्या है? V है। ध्यान दे लीजिएगा। दूसरा, अब उस शर्त के अनुसार आपको परिवर्तित करना है। वो शर्त कहती है कि बच्चा आयतन को 2 गुना कर दे। तो मैंने कहा चल चल आयतन को 2 गुना कर दिया जाए। तो दूसरी परिस्थिति जो है इसमें आप लिखिएगा आयतन बराबर पहले का 2 गुना। आयतन बराबर पहले का 2 गुना। ध्यान में रखिए आप लोग, क्यों? क्योंकि कहा गया 2 गुना कर दिया जाता है। तो पहले में आपने कितना मान लिया है? V मान लिया है, और गुणे कितना कर दीजिए? 2 कर दीजिए। यही आपका V2 हो गया। मतलब V2 बराबर आ गया आपका 2V आ गया। और आपका जो दाब है वही तो निकालना है, क्योंकि उसी की हमको अपने समीकरण में ज़रूरत है ना बच्चा। तो P2 बराबर कर दें क्वेश्चन मार्क। अब फिर वहीं लिख देते हैं हम नीचे, कौने नियम से जी? बायल के नियम से। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं आपको मैं बॉयल कर दूंगा। ध्यान दे लीजिए, बॉयल के नियम से P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है? तो आ जाइए जरा आप लोग। P1 का मान था P, V1 का मान था V, P2 का मान नहीं पता निकालना था, V2 का मान था 2V। इसको नीचे भेज दीजिए तो P गुणा V बट्टे आएगा 2V बराबर आएगा P2, कट गया V से V, तो आपको मिल गया P2 बराबर P/2।
तो आपने कहा कि दाब जो है आधा हो जाएगा। जैसे ही आपने आयतन को दोगुना किया, दाब हो गया आधा। आयतन को आपने दोगुना किया, दाब कितना हो गया? आधा हो गया। अब आप इसको अपने दिमाग से भी रट सकते हैं कि आयतन को 2 गुना करेंगे दाब आधा हो जाता है, आयतन को 3 गुना करेंगे दाब तिहाई हो जाता है, आयतन को 4 गुना करेंगे दाब चौथाई हो जाता है। बस ऐसे रट लीजिए अगर आपको रटना हो तो। ठीक है, तो सीधे कंडीशन में आप लिख दीजिएगा कि चूंकि जब हम आयतन को 2 गुना करेंगे तो उसका दाब जो है आधा हो जाएगा, तो सीधे P/2 आप लिख लीजिएगा। ठीक, लेकिन बात क्या उठी कि हमसे क्या पूछ रहा है जी? हमसे तो पूछ रहा है कि आप भैया बताओ कि इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो हमें तो वेग नियम लिखना था, हम लोग क्यों उसको निकाले? क्योंकि इसमें जो अभिकारक है उसकी सांद्रता उसके दाब के बराबर होगी। और अब गांठ बांध लीजिए, जब भी कोई गैसीय अभिक्रिया होती है, जब भी कोई गैसीय अभिक्रिया होती है ना, तो उसका जो दाब होता है, दाब वही उसकी सांद्रता होती है। क्या होती है? सांद्रता होती है। हो जाएगा। चलिए, तो अब हम वेग समीकरण भी 2 कंडीशन में बनाएंगे। एक तो जो हमारा पहली परिस्थिति थी और एक जो दूसरी परिस्थिति थी। ठीक है, एक जो दूसरी परिस्थिति थी। तो अब आ जाइए, पहली परिस्थिति। अभी तो वेग आपका देखिए यहाँ पे परिस्थिति क्या दी है, वेग को आधा किया जा रहा है, तो ये भी दूसरी स्थिति है। पहले आपके पास कुछ वेग था, आपने उसको आधा किया। अरे अगर जीरो था तो कहाँ से आधा कर लेंगे जी? जीरो था तो आधा कर पाएंगे क्या आप? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो देखिए आपने क्या किया, पहली परिस्थिति में जो वेग था, वेग आर था, उसको आर ही मान लिया आपने कि यक्स मान ले। चलिए यक्स मान लेते हैं। जो वेग आर था उसको आपने एक्स मान लिया। और जो अभिकारक की सांद्रता थी, अभिकारक कौन था यहाँ पे? यहाँ पे अभिकारक था गैस। तो गैस की जो सांद्रता थी, गैस की जो सांद्रता थी उसको आपने मान लिया उसका दाब। उसका दाब मानना नहीं होता है ऐसा, याद रखिएगा। उसका दाब मतलब पी था। कैसे पता लगा आपको? देखिए यहाँ पहली परिस्थिति में आपने दाब पी माना हुआ है, पहली परिस्थिति में आपने दाब पी माना है, दूसरी परिस्थिति में आपने माना हुआ है P2। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे, गांठ बांध लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए आगे, देखिए इधर साइड में। तो P मिल गया। अब इसलिए जो वेग R है, वेग R है, इसका फॉर्मूला लगाया जाए K इंटू अभिकारक की सांद्रता। आपने बड़े कोष्ठक में अभिकारक लिख दिया, हो गया, और घात लगा दीजिए n, घात लगा दीजिए n। तो मैंने कहा चलो भैया R की जगह रख दो x और बराबर K इंटू अभिकारक। तो अभिकारक जो था उसको आपने रख दिया P, और P की पावर कितना कर दिया आपने? n कर दिया। ये कहानी हो गई इसकी। उसके बाद जरा बात करिए आप लोग, उसके बाद बात करिए क्या कह रहा है यहाँ पे, देखेंगे आप। ये लिखा आपका x बराबर K इंटू P की पावर n। ठीक है, तो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। उसके बाद धड़ाधड़ भागिए दूसरी शर्त पर। किस पर भागेंगे आप? तुरंत दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त क्या है? वेग जो है R आधा हो गया। कितना हो गया जी? आधा। तो आधा किसका हुआ होगा? जितना पहले रहा होगा। तो पहले आपने वेग माना था x, लेकिन अब हो गया उसका आधा x/2। उसके बाद अब जो है अभिकारक की सांद्रता क्या मिली जी दूसरी परिस्थिति में? दूसरी परिस्थिति में आपने अभिकारक की सांद्रता उसी बायल के नियम से निकाला कि नहीं निकाला? क्या निकाला आपने? देख लीजिए, नज़र घुमाइए। ये आपने लगाया बायल का नियम। देखिए यहाँ पे निकला था P2 बराबर P/2। किस स्थिति में? दूसरी स्थिति में। किस स्थिति में? दूसरी में। यहाँ आपको दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरी स्थिति में जो आपका दाब है, ये सांद्रता है, वो कितना हो जाएगा जी? P/2 के हो जाएगा। क्यों? उसका दाब है, ये उसका क्या है? दाब है। याद रख लीजिएगा। तुरंत फिर लगाइए, वेग R बराबर K इंटू अभिकारक, और इसकी घात क्या लगेगा? n लगेगा। आ जाइए, मान रखिए। R की जगह आपने रखना है x/2 बराबर K। K की जगह आपको K ही रखना है, क्योंकि आप उसमें बदलाव ला नहीं सकते हैं। और यहाँ पे आपको कर देना है P/2, और उसकी पावर कितना आ गया? n आ गया। कितना आ गया जी? n। तो मैं बात करूँ अब कि इसको मान लें समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हम लोग
समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते हैं, मतलब समीकरण 1 भाग 2। तो आप 1 को ऊपर करिएगा, 2 को नीचे कर दीजिएगा। 1 देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है ये चीज़, और 2 आपका इसके पीछे दिख रहा है। तो मैं चल रहा हूँ भाग देने। अब मैं पहले लिखूँगा 1 को ऊपर, x बराबर k इंटू पी की पावर n। इसमें भाग आपको देना है x/2 का, और इधर k इंटू p/2 की पावर n का। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, ये भी जाएगा आपके ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, नहीं सॉरी 2 नहीं होगा, अपॉन एक्स होगा, अपॉन एक्स, और इज इक्वल, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, के से के काट दीजिए। इसमें देखिए आप जो p की पावर n था पड़ा रहेगा, उसके साथ ये देखिए यहाँ पे p/2 की घात n लगा है ना, तो मतलब एक बार p की घात भी n हो जाएगा और 2 की घात भी n हो जाएगा। तो जो नीचे वाला 2 ऊपर जा रहा है ना, वो अपनी घात n को लेके ऊपर जाएगा, इतना समझ लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद p की घात n को नीचे उसने छोड़ दिया, तो इधर से इधर कट गया, इधर से इधर कट गया। तो क्या बचा आपके पास, 2 बचा, और 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 रह जाएगा, और इधर 2 की पावर n बचा। आधार समान है आपका, आधार समान है, यहाँ देखिए आधार समान है, इसलिए घात की तुलना कर दीजिए, कंपेयरिंग ऑफ पावर n इज इक्वल 1। इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि 1 है। तो देखिए कितना शानदार और जानदार सवाल था, केवल और केवल 2 नंबर में। कैसे घुमाएगा आपको, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जो सेट नंबर 6 और 7 होते हैं ना, अटपटे होते हैं, घुमा देते हैं। याद रखिएगा, एकदम आसान है, लेकिन घुमा दिया इसने। बड़े बड़े लोगों की नानी याद आ जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ शुरू से क्या किया गया। सबसे पहले आपको कहा गया था कि आपने करना था आयतन को 2 गुना। मैं येलो कलर ले रहा हूँ जिससे आपको बहुत हल्का सा दिखे, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो उसको देखने में। मैंने कहा आप लगाइए सबसे पहले आयतन को 2 गुना करने वाली परिस्थिति। कलम देखते जाइए कहाँ कहाँ चल रही है, वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो आयतन को 2 गुना आपने किया, उसके बाद आपने दाब निकाल लिया, किसके नियम से, बायल के नियम से। ये जो आपकी पहली परिस्थिति होगी कभी नहीं दी जाएगी इसमें, ये आपको हमेशा माननी पड़ेगी। दूसरी वाली आप चेंज करेंगे, और या तो अपने आप दिमाग लगा लीजिए कि इधर 2 गुना करेंगे तो उधर बट्टे हो जाएगा, इधर 3 गुना करेंगे उधर बट्टे 3 हो जाएगा, इधर 4 गुना करेंगे बट्टे 4 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। याद रखिएगा। आपने लगाया बायल का नियम, तुरंत ही आपको मिल गया यहाँ पे P2 बराबर P/2, और ये क्या हो गया आपका, दाब आधा हो गया, पता चल गया। उसके बाद आप चले कहाँ पर, आप चले तुरंत वेग समीकरण पर। कहाँ पर चले आप, वेग समीकरण, जो कि आपको दिख रहा था वेग r बराबर k इंटू अभिकारक की पावर n। क्योंकि अभिकारक गैस था इसीलिए जो उसकी सांद्रता थी उसके दाब के बराबर थी, मैंने आपको बता दिया। उसका वेग आपने पहले मान लेना है, क्योंकि पहले वेग को आधा किया गया है, वेग को आधा किया गया, तो वेग को आधा किया आपने, तो पहले कुछ रहेगा तभी तो आधा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे x है, तो आगे वाले पे हमने क्या कर दिया, उसको आधा कर दिया, x/2 कर दिया। उसके बाद आपने क्या देखा कि उसका दाब भी जो था आधा हो गया था, इसीलिए हमने उससे दूसरा समीकरण बनाया, और दोनों समीकरण का हमने डिवाइडेशन कर दिया। हमेशा यही काम करना है इसमें, अभिक्रिया के वेग समीकरण वाले रूल में हमेशा आपको भाग ही देना है। 1 में 2 से भाग दीजिए, चाहे 2 में से भाग दीजिए। उसके बाद ये कट के आपको घात की तुलना करके n की वैल्यू निकाल देनी है, हो जाएगा। तो देखा ना आपने, कितना था आसान सवाल, परंतु दिमाग घुमाने वाला सवाल था, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला टारगेट, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखिए जरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उसके बाद उदाहरण लेकर समझाइए, और इसका गणितीय समीकरण भी लिखिए। तो ये तो बहुत आसान है, गणितीय समीकरण आपको लिखना है, तो गणितीय समीकरण आप लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, जो लोग नए हैं परिभाषा लिखेंगे, बाकी लोग कॉपी से अपने मिलान करेंगे, और चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है किसी को। जितना लिखेंगे उतना ही आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा, नहीं लिखेंगे तो पछताएंगे। उसके बाद गाना गाएंगे बाद में, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। याद रखिएगा, इसीलिए पछताइए मत, थोड़ा पढ़ लीजिए, जिससे बाद में पछताने का ना रहे आपको। चलिए क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे आप लोग ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग निश्चित होता है, और अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, और अभिकारक की
सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हो गया ना? जैसे 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 एक रिएक्शन लिख लीजिएगा, H2 + Cl2 तीर के बाद 2HCl। इसका जो वेग समीकरण है, वेग समीकरण हमको ऐसे मिलता है, देखिए, R बराबर K इंटू पहला नंबर पे आपका H2 है, इसकी पावर 0। दूसरा नंबर पे आपका Cl2 है, इसकी पावर भी 0, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। और ये घातें हैं ना, ये घातें ही तो कोटि को बताती हैं। तो अगर ये दोनों खत्म हो गए तो आपको वेग क्या मिल गया? जो वेग है वो किसके बराबर मिल गया? इस वेग स्थिरांक के बराबर मिल गया। किसके बराबर मिला? स्थिरांक। इसका मतलब इसका वेग क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। और अगर आप लिखना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं तो इसमें लिखिएगा कि इस अभिक्रिया में जब H2 की सांद्रता बढ़ाते हैं तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब है 0 घात पर निर्भर कर रहा है। इसी प्रकार जब Cl2 की सांद्रता बढ़ाते हैं तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब 0 घात पर निर्भर कर रहा है। जिससे स्पष्ट होता है कि यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। उसके बाद इसका गणितीय समीकरण आप लिखेंगे। गणितीय समीकरण तो लिखेंगे गणितीय समीकरण, गणितीय समीकरण K बराबर x/t। मात्रक क्या होगा K का जी? इसमें मोल लीटर पे -1, सेकेंड पे -1। किसका मात्रक है? इसमें K का मात्रक है। याद रखिएगा, ये इसका शून्य कोटि की अभिक्रिया का गणितीय समीकरण है, जहाँ x क्या है? अभिकारक की समाप्त होने वाली सांद्रता, और t क्या है? अभिक्रिया में लगने वाला समय। हो गया? तो ये आपका सवाल हो गया दूसरा नंबर। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक बार धड़ाधड़ ताली पीट दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ हाँ आपको समझ में आ गया है। चलिए, आपकी स्क्रीन पर आज का लास्ट क्वेश्चन। 2 पार्ट हैं इसके, लेकिन ये नाक रगड़ने वाले सवाल हैं, याद रखिएगा, नाक रगड़ा देंगे आपका। चलिए तो देखिए जरा, साक्ष्य के द्वारा सिद्ध कीजिए कि CONH3 और ClSO4 Cl आयनीकरण समावयवी। कैसे समावयवी हैं जी? आयनीकरण। तो पहली बात तो आप आयनीकरण समावयवता का तो ऑपरेशन कर दीजिए। आयनीकरण समावयवता का ऑपरेशन कर दीजिए। आयनीकरण समावयवता क्या है? लिखेंगे आप? बोलें, वो लिखिए लिखिए। ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक, ऐसे उपसहसंयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु जल में घोलने पर ये अलग अलग आयन देते हैं। जल में घोलने पर ये अलग अलग आयन देते हैं, एक दूसरे के आयनीकरण समावयवी कहलाते हैं। एक दूसरे के आयनीकरण समावयवी कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे कौन कौन है ये लोग? ये लोग हैं CONH3 और बाहर लिखा है SO4। जो दूसरा वाला है वो है CONH3 और SO4, उसके बाहर Cl। तो जैसे ही आप इनको जल में घोलते हैं, क्या आयन मिलता है? देखिए जरा, CONH3 इसके ऊपर आएगा 2+ आयन, और प्लस में आपको मिलता है SO4 पे 2- आयन। परंतु जब आप इसको जल में घोलते हैं, सूत्र तो देख लीजिए दोनों का बराबर ही था। कैसे? मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, CO यहाँ पे है, CO यहाँ पे है, NH3 5 यहाँ पे है, NH3 5 यहाँ पे है, SO4 यहाँ पे, SO4 यहाँ पे, Cl यहाँ पे, Cl यहाँ पे, मतलब सूत्र दोनों का बराबर है। लेकिन आयन जरा देखिए ना, अलग अलग मिल रहा है। तो देखिए इसमें क्या मिलता है आपका? CONH3
Cl, इसके ऊपर केवल आएगा आपका प्लस आयन। उल्टा 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 हो गया, उल्टा। देखिए CuNH3 5SO4 आया, क्या आया? SO4। इसके ऊपर आएगा प्लस आयन, तो जो बाहर Cl है वो देगा आपका माइनस आयन। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। देखिए जरा, यहाँ पे आपको दिख रहा है CuNH3 5Cl, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिखा सल्फेट आयन। कौन सा आयन दिखा? सल्फेट आयन। लेकिन क्या आपको दूसरे वाले में कहीं सल्फेट आयन दिखा? नहीं, दूसरे वाले में आपको दिखा क्लोराइड आयन। तो सवाल आपसे पूछा है, देखिए जरा पीछे चलिए, पीछे देखिए, साक्ष्यों के द्वारा सिद्ध कीजिए कि ये एक दूसरे के आयनीकरण समावयवी हैं। साक्ष्य देना है। कैसे आप साक्ष्य देंगे? उसमें आयन आपको दिखेगा क्या कि लेंस लगाइए और अपनी आँख की गोटी निकाल के उसमें रख दीजिए, देख देख दिखा आयन दिखा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। साक्ष्य देना है तो आपको क्या करना होगा, लिखेंगे आप, जब मैं बोल रहा हूँ लिखिए, जब CuNH3 5SO4 बाहर Cl की क्रिया AgNO3 विलयन से कराते हैं, AgNO3 विलयन से कराते हैं, तो AgCl का सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। AgCl का सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। सफ़ेद अवक्षेप मिलता है, ठीक है। रिएक्शन में लिख दूं आपकी संतुष्टि के लिए। देखिए CuNH3 5SO4 बाहर Cl, और जैसे ही हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं AgNO3 से अदला बदली, क्या अदला बदली, देखिएगा जरा, Ag ने ले लिया Cl को और फरार, यही बन गया इसका अवक्षेप। कौन सा कलर का अवक्षेप? सफ़ेद कलर का। और बाकी जो आपका बचा CuNH3 5SO4, ये जुड़ गया आपका NO3 से, और ये प्लस लग गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए ये विलयन आपका अलग हो गया और ये आपका अवक्षेप बन गया। नीचे लिखिएगा, परंतु जब यही क्रिया, आगे लिखिएगा, परंतु जब यही क्रिया CuNH3 5Cl SO4 से कराते हैं तो सफ़ेद अवक्षेप नहीं मिलता है, तो सफ़ेद अवक्षेप नहीं मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि दोनों में अलग अलग आयन उपस्थित हैं। इस बात को लिखिएगा, यही आपको पेपर में लिखना हो जितना मैं बोल रहा हूँ। जिससे सिद्ध होता है कि दोनों में अलग अलग आयन उपस्थित होते हैं। बस ये हो गया आपका समाप्त। और आज की क्लास भी आपकी समाप्त। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको बताऊंगा तो इसमें आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा इसे समझा के बताना पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और आज का समय गवाही नहीं दे रहा है कि हम लोग इस सवाल को करें, याद रखिएगा। लेकिन आपका ये HW रहेगा। क्या रहेगा? HW रहेगा। थोड़ा पढ़िएगा, समझिएगा, और आज ही तुरंत जाइए इसको बना के बताइए आप। वर्ग समतली संरचना और चतुष्फल की संरचना, ठीक है। दोनों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है समन्वय संख्या 4 वाले में। कहाँ पे मिलेगा आपको? उप सहसंयोजी यौगिक चैप्टर में चले जाइए, वहाँ पर निकालिएगा हेडिंग क्या? संयोजकता आबंध सिद्धांत। जब सारे सिद्धांत खत्म होंगे तो समन्वय संख्या 4 और 6 की यौगिकों की व्याख्या बताई गई है। जब समन्वय संख्या 4 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया है एक हुंड के नियम के विपरीत युग्मन करता है और हुंड के नियम से युग्मन करता है, उसी में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप करिए और करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ गुरुदेव मैंने कर लिया है। ध्यान दीजिएगा। आज का आपका लास्ट स्लाइड, आपका होमवर्क देख रहे हैं, ये 14 पेज पहुँच गया। याद रखिएगा 4 से 14 हो गया। आपको भी अपने नंबर को 4 से 14 बताना है। फॉर्मल्डिहाइड
और फॉर्मिक अम्ल की संरचना में भिन्नता बताइए, बस संरचना बनाइएगा, उसके बाद बता सकते हैं आप लोग। HCHO है, HCOOH है, तो बताएंगे आप इसमें एल्डिहाइड समूह है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, ऐसा बताएंगे। इसमें अम्लीय गुण पाया जाता है, इसमें अम्लीय गुण नहीं पाया जाता है, ऐसे आप बताएंगे इसको, ठीक है, संरचना के कारण। चलिए उसके बाद आप देखेंगे इसकी समानता और विषमताओं की एक एक अभिक्रिया लिखिए। तो एक ऐसी अभिक्रिया लिखिएगा जो दोनों देते हैं, जैसे टॉलन अभिकर्मक की क्रिया दे दीजिएगा, टॉलन अभिकर्मक की क्रिया। दूसरी क्रिया जो एक देता है एक नहीं देता है, जैसे इसकी क्रिया आप करा दीजिएगा धातु से, धातु से जैसे ही कराएंगे अपना लवण बना देगा, लेकिन ये नहीं बनाएगा, तो ये आपका अंतर हो जाएगा। एल्डोल बनाने की एक अभिक्रिया लिखिए, एल्डोल, तो एल्डोल अभिक्रिया है ये बात को ध्यान में रखना है। और ये आपका कीटोल अभिक्रिया है, मतलब एल्डोल अभिक्रिया में ही जो कीटोल बनता है एसीटोन का वही है। आधा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसके आगे आप उसका गर्म कर देंगे, जल निकल जाएगा, तो यही बनता है मेसिटिल ऑक्साइड। मैं इतना भी बता दे रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा बनाने की, बाकी जब मैं कार्बनिक रसायन सॉल्व कराऊंगा तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए जल्दी ही आपका कार्बनिक रसायन 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिर हम देखिए रिएक्शन को किस तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका अथवा में सवाल है, बेंजोइक अम्ल निम्नलिखित यौगिकों में कैसे बनाया जाता है। ये आपके सारे के सारे रिएक्शन पैटर्न पर आधारित हैं, ये भी पैटर्न है, ये भी पैटर्न है, ये भी पैटर्न है, सब पैटर्न पर है। और जो नहीं बताया ना उसको जूता जूता मारूंगा मैं, याद रखिएगा, इसी मोबाइल में चप्पल फेंक के मारूंगा। अगर आपका जो उंगली है वो यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम के बटन पर दबी ना, तो समझ लीजिए आपके साथ मैं क्या हाल करने वाला हूँ। इसीलिए पढ़ लीजिए, मन से पढ़ लीजिए, याद रखिएगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़िएगा इनको। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, टाटा बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, याद रखिएगा। लेकिन बाहर निकलिए मत, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, ठंडी मार देगी ना तो लकड़ी बन जाएंगे। चलिए।